तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एयर पब्लिकेशन। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से तो नहीं चल रही होगी, क्योंकि ये जो माहौल है अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्या होगा, कौन टीसीएस वापस आएगी, एडिक्विटी ही रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो परेशान कर रही होंगी। आई थिंक सो। तो बट स्टिल ठीक है, फिर भी पढ़ाई करते रहिए जैसे भी इन बेचैनियों के बीच में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा कल क्लास थी आपकी राज्य की, जो हम सरकार पढ़ रहे थे, उसकी ही कंटिन्यूएशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो कल की क्लास थी हमारी उसको देख के आ रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम आपके लिए क्या शिवास बुक जीएसजीके के लिए जो है हमारी एआर पब्लिकेशन की किताब, उसके वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये उसी सीरीज़ में हमारा 16th नंबर ऑफ लेक्चर है। और सबसे पहला सब्जेक्ट हमने कौन सा चूज़ किया है? आपका पॉलिटी। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी किताब की इंडेक्स है और हम टॉपिक नंबर 12 पे चल रहे हैं और आपका क्लास नंबर 16 है ये। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? राज्य। जैसे हमने केंद्र पढ़ा था यानी कि संघ पढ़ा था, उसी प्रकार से हम राज्य को पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर आपने हमारे संघ की यूनियन की 3 क्लासेस थी, अगर उनको नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम है। संसदीय प्रणाली ही आपको हमारी राज्य के स्तर पे देखने को मिलती है, वही हमारी केंद्र के स्तर पे। तो जो चीज़ें वहाँ पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं उनको जस्ट ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ, हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले उन लेक्चर्स को एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में कि हम एग्जीक्यूटिव को आपका डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्या लेजिस्लेचर देखेंगे। क्या? लेजिस्लेचर, यानी कि हम विधायिका के बारे में आज बात करेंगे। और इसमें क्या हम आपका जो विधानसभा है, साथ ही हमारी क्या विधान परिषद, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है राज्य का विधानमंडल, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारा भारतीय संविधान क्या है? फेडरल गवर्नेंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि केंद्र की अपनी सरकार है और साथ ही हमारे राज्य जो है इंडिपेंडेंटली अपनी सरकार के तहत अपने लिए कानून बनाते हैं और अपना क्या है, रूल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में, यानी कि आपका संघीय शासन प्रणाली में क्या देखने को मिलता है कि आपकी संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिल जाता है। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, किसका? पावर का। और ये पूरा विवरण पार्ट 6 में, यानी कि संविधान के भाग 6 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो 168 से 212 अनुच्छेद तक आपको क्या है, राज्य की का जो विधानमंडल है उसके बारे में, विधायिका के बारे में जिक्र देखने को मिलेगा। कंपोजिशन क्या है और हमारा क्या है, इन प्रावधानों में संरचना, कंपोजिशन देखने को मिलेगा। कार्य प्रणाली किस तरीके से कार्य करते हैं ये देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स, नियम वगैरह क्या है वो देखने को मिलता है। ये आपका जो पिक्चर है ये हमारा इंग्लिश में है, बट मैं आपको हिंदी में भी समझाती चलूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बोल रहा है हमारा विधानमंडल का किस तरीके से हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या सबसे पहले हमने देखा गवर्नर होता है, साथ ही हमारा राज्य का विधानमंडल होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर में या तो आपको एक सदनीय मिल जाएगा या फिर आपको द्विसदनात्मक मिल जाएगा, यानी कि एक होता है यूनिकैमरल एंड एक होता है हमारा बाइकैमरल। ज़्यादातर भारत के राज्यों में आपको यूनिकैमरल यानी कि एक सदनात्मक देखने को मिलेगा। ठीक है, बट कुछ स्टेट्स हैं, इनको याद करने का मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा होगा, जिसको हम क्या, आंध्र प्रदेश का तेल कहाँ, यूपी में बिका, इस ट्रिक के साथ हमने याद किया था। तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको क्या, हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, यानी कि द्विसदनात्मक देखने को मिलेगा, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होंगे। वहीं जो हमारा यूनिकैमरल है, इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन है, आपका सिर्फ विधानसभा देखने को मिल जाती है, यानी कि एमएलएज होते हैं, एमएलसी वहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंध्रा, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या, आंध्र प्रदेश का तेल यूपी में बिका, आंध्र से आंध्र प्रदेश।
ठीक है, का से कर्नाटका, तेल से तेलंगाना, मैं से क्या महाराष्ट्र, और साथ ही हमारा उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बी से बिहार आ जाएगा, बिका से। ठीक ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारा बाईकैमरल में दो, वही एक विधान परिषद और एक आपको विधानसभा दोनों देखने को मिल जाएगा। वहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा विधानसभा। तो इंग्लिश में भी फिगर है आपको, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। ठीक है, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, क्रिएशन एंड अवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अनुच्छेद 169 आपका बात करता है कि विधान परिषद का आप सृजन कर सकते हो, उन्मूलन कर सकते हो। यानी कि जो हमारा विधान सभा है, एक सेकेंड, जो सॉरी क्या हो रहा है भाई, कितना मोटा चलेगा। जो हमारा देखो बच्चों विधानसभा है, ये तो होगा ही सब जगह, लेकिन विधान परिषद का आप गठन कर भी सकते हो, आप उसको खत्म कर भी सकते हो। ये भाई किसके हाथ में, लेकिन याद रखना ये हमारा संसद के हाथ में है। ठीक है, लेकिन संसद क्या है, राज्य की ही, जब राज्य बोलेगा कि हमारे यहाँ पे है, हमको चाहिए खत्म करना है, तो उसी के उस पर काम करता है वो। ठीक है, तो ये संसद को अधिकार है, देखो जैसा लिखा हुआ है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद को बनाए या हटाए। ठीक है, बना सकता है या हटा सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखना ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी प्रक्रिया की स्टार्ट देखने को मिलेगी हमारे राज्य का विधानसभा। राज्य का विधानसभा सिंपल मेजोरिटी, यानी कि आपकी क्या सॉरी स्पेशल मेजोरिटी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव लेके आएगा जिसको पारित करेगा कि हमको हमारे प्रदेश के अंदर क्या चाहिए, हमारे विधान परिषद चाहिए। और एक ही हाउस है, तो अब कौन करेगा, ये विधानसभा प्रस्ताव को पारित करेगा, और फिर जब पारित हो जाएगा फिर क्या है, ये जाएगा हमारे संसद में। संसद में क्या है, ये हमारा एक प्रकार का सामान्य विधेयक के तौर पे जाएगा, ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, ये सिर्फ सामान्य विधेयक जाएगा। और सामान्य विधेयक का है कि आपको साधारण बहुमत के साथ हमारे यूनियन में, संसद में, पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया जाएगा। जैसे ही पास किया जाएगा उस प्रदेश के अंदर आपका क्या है, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जो हमारे केंद्र है वो मना नहीं करता है। केंद्र को क्या दिक्कत, क्योंकि अगर विधान परिषद लेके आएगा कोई भी राज्य, तो क्या उससे पैसा जाएगा। ठीक है, उसका पैसा जा रहा है, जो हमारा केंद्र सरकार है वो पास कर ही देती है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये संविधान संशोधन नहीं है, ये आर्टिकल 368 के अंदर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इस स्ट्रक्चर की बात याद रखिएगा, आर्टिकल 171 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुल सदस्य कितने होते हैं, विधानसभा की संख्या के 1/3, यानी कि विधानसभा जो होगी हमारा किसी स्टेट की मेंबर से, फॉर एग्जांपल विधानसभा की सीट उस प्रदेश के अंदर 300 है। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रदेश के अंदर जैसे 300 सीट है विधानसभा की, अब इसका 1/3 ही हमारी विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। इसका 1/3 कितना बनेगा, तो वो आपका 100 बनेगा। आ गया समझ में। लेकिन अगर किसी की विधानसभा की सीट बहुत कम है और उसका 1/3 40 से कम बनता है, तो उस केस में हमारा कम से कम 40 सीट तो होनी ही चाहिए, यानी कि 40 सदस्य तो आपके विधान परिषद में होने ही चाहिए। मिनिमम ये न्यूनतम संख्या है। ठीक है, न्यूनतम संख्या है, तो संसद द्वारा सटीक संख्या तय की जाती है, ये काम संसद का है। कार्यकाल देख लेते हैं, ये हमारा किसकी तरह है, ये बच्चों राज्यसभा की तरह है। और इसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा को हम क्या सेकंड हाउस बोलते थे, लेकिन इसको हम सेकेंडरी हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कहीं ना कहीं पावर जो है वो राज्यसभा के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है, राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसको खत्म किया जा सकता है। ओके, तो लेकिन इसका अगर मैं टेन्योर की बात करूं कि जो हमारे इसके जो मेंबर हैं वो कितने समय तक बने रहते हैं, तो उनका कार्यकाल आपका 6 साल का देखने को मिलता है। और सेम राज्यसभा की तरह ये आपका परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो हर साल आपके क्या है, मतलब मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल पे, 1/3। ठीक है, तो क्या है, राज्यसभा की तरह कंटिन्यूइंग हाउस, यानी कि निरंतर सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सेवानिवृत्त हो जाएंगे और साथ ही 1/3 दोबारा से फिर चुने जाएंगे। ठीक है,
एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द और पीपल, जो हमारा एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 156 के अंतर्गत कार्यकाल को निर्धारित किया गया। ठीक है, पुनर्निर्वाचन और नामांकन की कोई सीमा नहीं, यानी कि दोबारा से भी निर्वाचित होके कोई सदस्य आ सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये चुने कहाँ से जाते हैं। जैसे जब विधानसभा का हम अभी बढ़ेंगे तो विधानसभा में क्या है, आपके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं। जैसे आप वोट देते हो ना अपने मतलब स्टेट में, अगर आपकी उम्र 18 साल हुई है तो आप जाके सबने वोट किया होगा, अपने अपने एमएलए को चुना होगा। ठीक है, बट इस प्रकार से इलेक्शन विधान परिषद के सदस्यों के नहीं देखने को मिलते, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। आगे समझ, तो क्या है हमारा इलेक्शन, और कुछ इसमें नॉमिनेट भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कौन कर रहे थे, हमारे राष्ट्रपति जी कर रहे थे। तो इलेक्शन देख लेते हैं। 1/3 जो मेंबर हैं वो कहाँ से चुन के आएंगे, स्थानीय निकायों से, यानी कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, इनके द्वारा निर्वाचित होके आएंगे। ठीक है, 1/3 कहाँ से आएंगे, ये राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 1/3 निर्वाचित हो जाएंगे। साथ ही हमारा 1/12 कहाँ से होंगे, राज्य के स्नातक जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों का निवास किया हो। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी ग्रेजुएट, जैसे मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी यहाँ पे जा सकती हूँ। ठीक है, एंड साथ ही 1/12 कहाँ से आएंगे, माध्यमिक स्तर और ऊपर के शिक्षकों द्वारा 3 वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति आ जाएंगे। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और 1/6 कहाँ से आ जाएंगे, ये राज्यपाल इनको क्या नॉमिनेट करेंगे, मतलब जिनको साहित्य की नॉलेज, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा या फिर सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव में जिनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, ऐसे व्यक्तियों को हमारे राज्यपाल जी क्या है उस प्रदेश के, उनको क्या करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। तो इसको एक बारी देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, शायद हमने जब पढ़ा था आपका जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे, मंत्री परिषद, तो हमने नहीं देखा था। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारा विधान परिषद का मेंबर है ना, तब भी वो आपका मंत्री परिषद का मेंबर बन सकता है, मतलब मंत्री बन सकता है वो। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकता है, चाहे वो विधानसभा का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा विधान परिषद का व्यक्ति हो। सेम हमारा आपका राज्यसभा और लोकसभा के केस में देखने को मिलता था सेंटर पे, जहाँ पे आपका राज्यसभा का व्यक्ति भी किसमें, प्रधानमंत्री भी बन सकता है वो। ऐसी हमारे देश में आज तक एक ही प्रधानमंत्री रहे हैं या रही है, हिंट दे रही हूं मैं, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर थे या थी। ठीक है, तो बताइए कौन थे। तो हमारे देश का संविधान ये प्रावधान करता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से तो अमूमन तौर पे होता ही है, बट राज्यसभा का भी हो सकता है मेंबर। ठीक है, सेम हमारे मंत्री परिषद में राज्यसभा का मेंबर जाके बैठ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो हम विधानसभा पे। अब विधानसभा की अगर बात करें तो संविधान के अनुसार हमारा क्या है, स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो विधान पर जो हमारा सभा है वो क्या है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। विधानसभा में जो आपके मेंबर होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप एमएलए भी बोलते हो, ये क्या है, डायरेक्टली चुन के आते हैं, लोगों से चुन के आते हैं। ठीक है, हम और आप जैसे जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, इनके लिए जाके वोट करते हैं, उसके बाद ये लोग चुन चुन के विधानसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 500। जैसे कोई स्टेट छोटा है, कितना भी छोटा सा ही बच्चों, लेकिन कम से कम 60 मेंबर तो उसके अंदर होने चाहिए विधानसभा में। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी आप अपना स्टेट बड़ा हो जाए, पर 500 की लिमिट को आपका पार नहीं कर सकते हो आप। तो मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है, कम से कम 60। ठीक है, वहीं इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिजोरम, सिक्किम, गोवा, ये बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं, तो इनमें एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसमें कुछ नॉमिनेट मेंबर भी होंगे। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक किसको, हमारा एंग्लो इंडियन जो मेंबर होगा उसको नॉमिनेट करते हैं, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इसको क्या है, हमारा हटा दिया गया है, किससे, 104वां आपका संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से यह प्रावधान आपका हटा दिया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये रिपीट हो गया हमारा। अब क्या है, हम टेन्योर की बात करें, कितने कार्यकाल, 5 वर्ष। किसी को भी आप चुनते हो तो 5 वर्ष ही तो रहता है कार्यकाल, और इन्हीं में से कोई एक जाके आपका कौन बन जाएगा, राष्ट्रपति, सॉरी मुख्यमंत्री बन जाएगा इन्हीं का कोई। ठीक, तो 5 साल इसका कार्यकाल रहता है। वहीं विधान परिषद का 6 साल था, 6 years।
और इसका 5 साल है। राज्यपाल क्या है, भंग कर सकता है, स्थिति अनुसार मैंने कहा था राज्यपाल क्या है, भंग भी कर सकता है किसको, हमारा सभा को। कब भंग कर सकता है, जब दिखेगा उसको कि अब मेजॉरिटी नहीं रही है हमारी विधानसभा में, तो क्या है वो भंग कर देगा, और भंग करने के बाद क्या है दोबारा से आपके इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, साथ ही हमारा फिर क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी में संसद में एक बार 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। यानी कि देखो सिंपल बात है कि हमारा जो है 5 साल कार्यकाल है, राष्ट्रपति को अगर स्थिति सही नहीं लगी तो 5 साल के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही वो उसको भंग कर देगा, और ये 5 साल का कार्यकाल आपका ज्यादा बढ़ भी सकता है अगर किसी भी प्रदेश में आपका क्या है, हमारा इमरजेंसी लगी हुई है, सॉरी किसी प्रदेश में नहीं, हमारा राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी है, तो उस केस में आपका बढ़ाया जा सकता है। बट ये एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है और अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से चुनाव को करवाया जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं हम एमएलए का चुनाव। वही मैंने बताया कि चुनाव कैसे होते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन आपकी बनाई जाती है। क्या, डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी, और ये क्या है, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करेगी। अब देखो डीलिमिटेशन कमीशन हमारी क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे दोबारा से रीएडजस्टमेंट करती है सीट्स का, ये हमने लास्ट आपका जो संघ पड़ा था उसमें अच्छे से डिस्कस करा है, तो यहाँ हम नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्येक क्षेत्र से आपका एक सदस्य होता है। ठीक है, विधानसभा, हर विधानसभा से आपका एक कौन सदस्य देखने को मिल जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण में जनसंख्या सीट के अनुपात होती है, मतलब कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से आपकी सीटों का निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या आधारित नवीनतम जनगणना के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। ये अच्छे से आपको उसी लेक्चर में समझ आएगा ये चीज़ क्या होती है। रीएडजस्टमेंट, जनगणना के बाद सीटों की संख्या में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपकी जो है जनसंख्या हमारी बढ़ती जाती है या फिर घट गई है किसी जगह पे, तो उसी हिसाब से वहां पे सीटों को परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचित क्षेत्रों की सीमाओं में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए संसद में डीलिमिटेशन एक्ट पारित किए गए, एक 1952 में, 62 में, 72 में, 2002, और ये सारी चीजें क्या है, मुझे लगता है अगर जिन बच्चों ने पूरी पिछली वाली क्लास नहीं देखी उसको ये कम समझ आएगा, तो उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके, अब एक बार ना इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के को देख लेते हैं। जैसे हमने आपका लोकसभा राज्यसभा के केस में बात करा था ना, चेयरमैन हो गए हमारे, स्पीकर हो गए, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव का स्पीकर कौन होगा, ये विधानसभा सदस्य द्वारा चुना जाएगा। कार्यकाल जब तक वह सदस्य है, या फिर त्यागपत्र निष्कासन, यानी कि जब तक वो हमारा लोकसभा का सदस्य है वो व्यक्ति, तब तक वो आपका कौन, स्पीकर बना रहेगा। जैसे ही उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है तो वो स्पीकर की पद से भी हट जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर उसका त्यागपत्र हो या उसको हटा दिया जाए। निष्कासन अगर उसका कर रहे हो, उस व्यक्ति को हटा रहे हो, तो 14 दिन पूर्व उसको क्या है बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे हो रहा है। कार्य क्या है, संसद के अध्यक्ष जैसे ही अधिकार है इसके सारे। ठीक है, कि मनी बिल है या नहीं है कोई बिल, वो यही बंदा बताएगा। ये सारी चीजें मतलब जो संसद का स्पीकर काम करता है कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखे, डेकोरम है, सारी चीजें हैं या नहीं है, ये सारी चीजें निर्धारित करने का काम, मेक श्योर करने का काम इस व्यक्ति का हो जाता है। ठीक है, एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, 2 अध्यक्ष के बाद चुने जाते हैं, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यही आपकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, सेम इनके भी अधिकार होंगे। अब विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे होता है चेयरमैन, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की तरह नहीं होता है कि उप गवर्नर हो गया। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा स्टेट्स में हमारा विधान परिषद की सदस्यता करने के लिए ठीक है कौन होगा, हमारा सभापति होगा। त्यागपत्र, सदस्यता समाप्ति या प्रस्ताव द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है, 14 दिन की सूचना। जैसे अध्यक्ष जैसे ही अधिकार है इनके पास, लेकिन मनी बिल पर इनका कोई भी निर्णय नहीं है, इसमें ये अलग हो जाते हैं। जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम लास्ट क्लासेस में अच्छे से देख चुके हैं। उपसभापति भी इनमें एक हो जाते हैं, परिषद द्वारा चुना जाएगा। जब सभापति नहीं होंगे तो यही हमारी अध्यक्षता करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम हमारा हम क्या करेंगे, अभी हमने थ्योरी पढ़ी, हमारी जो शिवास बुक है उसी से हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे। जैसे थ्योरी खत्म हो गई, हमारा रिचुअल है ये, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस करते हैं। और मैं बार बार बताती हूँ, क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन पे आया करो। पॉज करो, खुद सॉल्व करो, इससे आपकी भी नॉलेज चेक होती है।
आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऊपरी सदन कौन सा है हमारा, बताइए। तो आपका विधान परिषद। विधान परिषद हिंदी में बोल के देख लो, जो नाम बड़ा है बोलने में, विधानसभा है या विधान परिषद, जो बड़ा सा लग रहा है वही हमारा कौन है, ऊपरी सदन हो जाता है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में ये उल्टा है। ओके, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अनुच्छेद 171 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 171 किसकी बात करता है? क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। एक बारी हम अनुच्छेदों को और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बात करता है आपका अनुच्छेद 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा के हमारी संरचना के बारे में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो कितने? तो हमारे 2 वर्ष बाद, ठीक है। 6 साल कार्यकाल होता है, हर 2 साल पे आपका कितना, हमारा 1/3 आपका रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 172 क्लास 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होती है। किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी, बताओ। डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्या डिसॉल्व नहीं होगा? तो हमारा वो हो जाएगा आपका विधान परिषद हमारी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। देखो, डिसॉल्व नहीं होगी, हटाना है तो उसको पूरा हटा दो कि अब से हम विधान परिषद अपने स्टेट में खत्म करें, ऐसे नहीं डिसॉल्व कर दो, आप भंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष से निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? स्नातकों द्वारा कितने चुने जा रहे हैं, याद करो। 1/12 या फिर 1/6, याद करो बहुत जल्दी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1/12 आपके चुने जाते हैं स्नातकों द्वारा। अगला है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, बात के होते हुए, भाग 17 के किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद, एक सेकेंड, notwithstanding anything in part 17 was subject to the provision of article 348। ओके, ठीक है। प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। राजभाषाओं को हमारा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन में अच्छे से देख लेंगे। दूसरा बोल रहा है आपका, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला है हमारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार है। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा गलत हो जाता है, बाकी ऊपर के दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है, यानी कि ए और बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं कि अनुच्छेद आपका 210 के अनुसार संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषाओं, ठीक है, राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को क्या है, ये अनुमति दे सकते हैं कि तुम्हारी जो भी मातृभाषा है उसको बारे में आप उसमें ही आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप इंग्लिश में बोल सकते हो, और हम क्या है, आप जो है राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में भी बोल सकते हो। अगला है हमारा 212 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया के किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 112 के तहत राज्य के विधानमंडल में कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें ये संविधान द्वारा इसके अधीन उस विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की हमारी शक्तियां निहित हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख पूछ रहा है, ये किस में है? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेतन और भत्तों की आर्टिकल 195 में उल्लेख देखने को मिल जाएगा आपका। 195 में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कितना वेतन है, भत्ते क्या क्या मिलेंगे, इसका उल्लेख आपको 195 अनुच्छेद में देखने को मिल जाता है। और बाकी देख लेते हैं। 194 क्या है? राज्य विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेष अधिकार है। 198 में धन विधेयक से संबंधित है, याद करते चलिएगा। 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्य नहीं है? क्या उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज आती है? चलो इसको छोड़ते हैं। अगला देखते हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो। बिल्कुल भाई। 25 साल आयु होनी चाहिए, बिल्कुल 25 साल आयु होनी चाहिए। साथ ही देश का नागरिक, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि हमारे देश के जो भी नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पॉलिटिक्स की जानकारी होती, ऐसा हम मैंडेट कर देते, तो शायद बहुत सारे हमें आज नेता आपको पढ़े लिखे समझदार देखने को मिल जाते, और ऐसे ऊल जुलूल आपके स्टेटमेंट्स जो पास करते हैं, कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो इनको प्रॉपर एडवाइस करने के लिए कौन? सेक्रेटरीज रखे जाते हैं। ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था इसमें? ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विधानसभा का सदस्य बनने को एक व्यक्ति को क्या क्या चाहिए? एक तो उसका नेम होना चाहिए मतदाता सूची में, इसको छोड़ते हैं। उसके पास कोई लाभ का पद पर असीन ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। साथ ही उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होगी क्या? साथ ही वो देश का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 21 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? किसकी बात कर रहा है? विधानमंडल की। तो अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा भाई? कौन हमारा करेगा? विधान परिषद के जो आपके विधानसभा के जो हमारे सदस्य होंगे वही करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 178 के तहत होता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विचाराधीन हो, तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं करता है। यानी कि मैं बात करूं तो जो हमारा आपका अध्यक्ष है, फॉर एग्जांपल विधानसभा का अध्यक्ष है, अगर प्रस्ताव विधानसभा में आया है कि उस व्यक्ति को हटाना है 14 दिन नोटिस के बाद, तो उसके बाद क्या है, वो व्यक्ति अपने हटाने वाले प्रस्ताव में तो अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है। जब क्या है, एक सेकंड, लोकसभा कहां से आ गया हमारा? राज्यसभा अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, एक सेकंड, अंडर द अनुच्छेद 121 के अनुसार जब पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विचाराधीन हो, तो उस समय अध्यक्षता कौन नहीं करेगा? तो आपका स्पीकर, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हिंदी वाले जो है मैंने ये देख ली थी, ये आपके गलत हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो स्पीकर हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, वो आपकी अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लो कि अनुच्छेद 181 के अनुसार विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, अर्थात सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। नोट में देख लेते हैं क्या है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर लोकसभा अध्यक्ष माना है। ओके, जबकि प्रथम दृष्टया से गलत है, परंतु अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न में स्पीकर ठीक है। एग्जैक्टली वही ना, अंग्रेजी में ठीक है, वो हिंदी में गलत हो जाता है हमारा। तो हमने अभी हिंदी देखा था, इससे जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग ने प्रश्न की आंशिक जटिलता के पूछने के साथ साथ विद्यार्थियों में सबसे नजदीक उत्तर देने की अपेक्षा भी कर रहा है। छोड़ो, चलो अगला देखते हैं। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला,
परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था 100 वाला देके उस 300 वाला। अगला है हमारा, परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई। याद करो 40 ही थी क्या, याद करो। अगला है, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये चलिए छोड़िए अभी। और अगला है हमारा, दी नॉमिनेटेड मेंबर बाय द गवर्नर कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। जो नॉमिनेट किए गए हैं मेंबर को, क्या उनको आपका कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बताओ। तो इसका जो हमारा, एक सेकेंड, जो आपका ऑप्शन है ये देखो, ऊपर वाले तो तीनों जो है हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो आपका ऑप्शन डी है ना, वो हमारा गलत है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज हमने डिस्कस नहीं करी थी, मिनिमम वाली तो करी थी। साथ ही 5/6 हमारे इलेक्टेड होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य, 1/6 आपके नॉमिनेट होने चाहिए। ओके, तो अभी हमने देख लिया था आपके दोनों सदन के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। अब हम जैसे हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा था कि उसमें फंक्शनिंग कैसे होती थी, कार्य किस प्रकार से होते थे, कैसे बिल आ रहा है कैसे फिर वो क्या है कानून बन रहा है, उसी तरीके से हमारा राज्यपाल का रोल क्या है, स्पीकर का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा राज्य का है, राज्य विधानमंडल है, उसमें किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली होती है। बहुत हद तक आपकी सेम है, तो याद रखिएगा कुछ आपकी थोड़ी सी पावर्स अलग हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें सेम है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्य की विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम, कोई भी जैसे आपको पता है बिल आते हैं, तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल, यानी कि एक समान विधेयक के बारे में। देखो याद करो, हमने जब हम बात कर रहे थे किसकी, पार्लियामेंट की, तो हमने कितने प्रकार के विधेयक देखे थे। एक तो हमारा समान विधेयक देखा था मेनली, ठीक, दूसरा क्या, मनी बिल देखा था, तीसरा हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन का प्रस्ताव। वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि संविधान को बदलने की शक्ति, संविधान में कोई भी संशोधन करने की जो शक्ति है, पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास होती है, संसद के पास होती है, वो हमारे राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या ऑर्डिनरी बिल को देख रहे थे। ऑर्डिनरी बिल एक सामान्य विधेयक होता है, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है, जहाँ पे एक सदनात्मक है, यानी कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा नहीं, विधानसभा है, जहाँ पे वहाँ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा लेकर आएगी। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलते हैं, उसमें कोई भी सदन आपका लेकर आ सकता है। ठीक है, वही 3 चरण होंगे, यही सेम मैंने चरण अगर ना बताए हो तो यही पार्लियामेंट में होते हैं हमारे। पहली रीडिंग होगी, जिस हाउस में आया है उसमें पहली रीडिंग होगी, दूसरी रीडिंग होगी, तीसरी रीडिंग होगी, उसके बाद वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, तो बाई कैमरल में देखो दूसरे सदन के पास क्या है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं तो कितना, 3 महीने का समय होता है, 3 मंथ्स। वैसे ये टोटल, एक सेकेंड, टोटल हमारा पहले समझते हैं 4 मंथ का। जैसे कि कोई भी बिल आया है हमारा, यहाँ देखते हैं, जैसे कोई भी बिल आया, ठीक, ये हमारा आया बिल, और ये जो है आपका बिल कहाँ पे आया है, हमारा विधान सभा में आया है। अब विधान सभा में तीनों रीडिंग हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अब ये जाएगा आपका विधान परिषद में, किसमें, विधान परिषद में। इस विधान परिषद के पास आपके 4 महीने का समय है, कितना, 4 महीने का। अब 4 महीने में कैसे 4 महीने का है, ये भी आपका टुकड़ों में है, एक बार देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहली बार में क्या करेगा, जैसे ही बिल हमारा विधानसभा से विधान परिषद के पास जाएगा, तो ये 3 महीने के अंदर ये जवाब देगा, और 3 महीने के अंदर ये बोला कि भाई मैंने क्या है, मुझे इसमें ये संशोधन चाहिए, इस बिल में ये चीज़ें बदल दो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ऐसी सारी चीज़ें वो बोलेगा। ठीक है, तो 3 महीने के बाद ये सिर्फ दोबारा से विधानसभा में भेज देगा। अब विधानसभा की मर्जी है, चाहे तो वो उन चेंजेस को माने या ना माने, फिर ये दोबारा से बिल क्या है, विधान परिषद में भेज देगी कि भाई हमने माने या नहीं माने, वो हमारी मर्जी है। अब इसके पास 1 महीने का समय है। ठीक है, पहली बात तो इसका मन हुआ तो इसको पास कर दे अपने यहाँ से, नहीं भी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। आगे समझ, ठीक, तो इस प्रकार से हमारा तो टोटल 4 महीने होते हैं, पहली बार में 3 महीने,
ठीक, दूसरी बार में 1 महीने, ठीक है, पहली बार में हमारे पास 3 महीने, दूसरी बार में आपका 1 महीना। अगली चीज क्या है, अगर दूसरा सदन अस्वीकृत करता है या कार्य नहीं करता तो मूल सदन द्वारा पुनः पारित होने पर विधेयक पारित आपका माना जाता है। अगला देखते हैं हमारा ऑर्डिनरी बिल के बाद जैसे हमारा पास हो गया, अब क्या आएगा, ये राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास यहाँ पे कितनी शक्तियां हैं? पहली बात तो राज्यपाल आपका एक्सेंट दे देगा, आराम से शांतिपूर्वक सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेगा राज्यपाल कि उसको अपना एक्सेंट को रोक लेगा, वो देगा ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लेगा उस पर, ठीक है। अगला क्या करेगा, अगला वो करेगा कि पुनर्विचार के लिए रिकंसिडरेशन को भेज देगा कि भाई जाओ और दोबारा से इस पे रिकंसीडर करो, ठीक है। और अगर एक बार रिकंसिडरेशन करके दोबारा से सदन में पास होके वो आ गया तो उसको सिग्नेचर करनी है। अगला क्या आ जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजना। अब इसके पास एक स्पेशल पावर है, यहीं पे झगड़े होते हैं कि जहाँ पे केंद्र सरकार की सेम सरकार नहीं होती है वहां पे, क्योंकि गवर्नर तो किसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो बहुत मामलों में ऐसा करता है कि आपके राज्य की सरकार के बिल को रोक के और वो सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अब वो रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के पास, अब वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अब जो जितनी भी शक्ति है जो तो आगे जो भी करेगा प्रेसिडेंट करेंगे इस पे, चाहे वो दोबारा रिकंसिडरेशन को भेजें एक बार विधान मंडल में राज्य के, ठीक है, चाहे वो साइन करें या जो भी चीज़ है, इससे आगे की प्रक्रिया सारी की सारी राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका हमारे संसद में कोई भी बिल आपका राष्ट्रपति जी दोबारा से कंसीडरेशन के लिए भेजते हैं और वो पास होके आ जाता है तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम जब स्टेट की बात करते हैं, राज्य की, जैसे कि कोई भी बिल गवर्नर के पास गया, उसने भेज दिया राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति जी ने दोबारा से पुनर्विचार के लिए आपका क्या है, हमारा राज्य की मंडल में भेज दिया, विधानमंडल में। अब विधानमंडल ने पास करके दोबारा से भेज दिया राष्ट्रपति के पास, लेकिन विधानमंडल द्वारा भेजे गए पुनर्विचार के बाद बिल अगर पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो यहाँ पे वो बिल को साइन ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उनके पास ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उनको साइन करना ही पड़ेगा, वो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, ये हमारी एक पावर अलग देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम मनी बिल की प्रक्रिया। मनी बिल अगर मैं बात करूं तो ये केवल और केवल आपका विधान सभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में इसको नहीं लाया जा सकता, जैसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता था, राज्यसभा में नहीं। और और मनी बिल को लाने से पहले आपका क्या है, किससे बात करनी पड़ेगी, हमारी जो आपके राज्यपाल हैं उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक। राज्यपाल की सिफारिश पर ही इसको लाया जा सकता है, केवल विधानसभा में राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक, यानी कि गवर्नर की रिकमेंडेशन कह लो या फिर गवर्नर की सिफारिश कह लो। वहीं विधान परिषद की मैं बात करूं कि अगर हमारा ऑर्डिनरी बिल था उसके केस में उसको 4 महीने मिलते थे, लेकिन इस केस में उसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय मिलना है, या तो वो पास करे या फिर ना करे, ठीक है। सिर्फ 14 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है, ना करे पास की उसके पास पावर नहीं है, उसको पास करना ही पड़ेगा। लेकिन वो चाहे तो कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई नहीं, जैसे फलाना स्कीम को थोड़ा और ज़्यादा पैसा दे दो, ऐसे करके वो अपनी राय दे सकता है, बाकी नहीं, ठीक है। और वो राय माने या ना माने विधानसभा के ऊपर है। यदि परिषद उत्तर नहीं देती है तो वो पारित मान लिया जाता है स्वतः ही। अगला देखते हैं, राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु वापस भी नहीं भेज सकते, ठीक। क्या पुनर्विचार, क्योंकि भाई पहले ही तुमसे बात कर ली गई है तो अब तुम्हारा हक नहीं बनता कि इसको तुम वापस से किसमें, विधानमंडल में भेज दो, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है इफ रिजर्व्ड, लेकिन हाँ अगर रिजर्व कर लिया तो फिर वहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको लेनी होगी। अगला देखते हैं, कुछ और कार्य जो किए जाते हैं हमारे विधानमंडल द्वारा, क्या, एक तो आदेश पत्र की स्वीकृति, ऑर्डिनेंसेस अप्रूवल हो गया हमारा, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब क्या है हम देख चुके हैं, ठीक है। मंत्रियों की सदस्यता, इसके बारे में केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, यहाँ पे याद रखिएगा जो हमारा जो आपका मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ विधान सभा के प्रति। जैसे हमने देखा था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद आपके पार्लियामेंट में था, सेंटर केंद्र सरकार के बारे में जब बात करी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व था।
अगला देखते हैं। साथ ही हमारा क्या सम्मान की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या राष्ट्रपति बुलाते हैं अधिकतम 6 माह का अंतर, किसको, सेशंस को, सत्रों को बुलाते हैं, और दो सत्रों के बीच में कितना, 6 महीने का आपका अंतर होना चाहिए। ठीक है। साथ ही स्थगन कर सकते हैं अस्थायी परिणाम। देखो मैं यहाँ क्यों नहीं बता रही हूँ, मुझे पता है जो बच्चे नए होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम बस ऐसे पढ़ पढ़ के भगा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें अच्छे से हमने बात की हुई है आपका केंद्र सरकार वाले चैप्टर में, डिटेल में बताया है इनको, अभी सिर्फ हम ऐसे ही पढ़ पढ़ के जाएंगे। प्रोरोगेशन भी होता है, प्रहोहण बोलते हैं इसको, सॉरी मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, विघटन भी होता है यानी कि डिसोल्यूशन। ठीक है। कुछ और कंडीशंस चलते हैं, जैसे कि कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स, कोई भी मीटिंग स्टार्ट होगी हमारे लोकसभा की, फिर से लोकसभा, कोई भी आपका जो विधानमंडल है उसमें आगे की चीज़ें क्रियाएं स्टार्ट होंगी तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमारा कोरम की उपस्थिति होनी चाहिए। और ये कोरम कितना होता है कि आपकी जितनी भी सदस्यता है उसका 10% लोग तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन, तभी आगे की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं, उस दिन फिर कोई भी हमारा प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। ठीक है। मतदान, वोटिंग, उपस्थिति और मतदान करने वालों का बहुमत हो गया। अध्यक्ष केवल टाई पर भी, कि जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष है वो इन जनरल वोट नहीं करता है, लेकिन जब दोनों पक्षों के वोट बराबर होते हैं, हाँ और ना, ठीक है, तब वो अपना वोट एज अ टाई करेगा, कि अब वो वोट ना के पक्ष में कर देगा तो वो चीज़ ना हो जाएगी, और हाँ के में तो वो हाँ हो जाएगा। ठीक है। तो टाई ब्रेकर होता है। लैंग्वेज की बात करें तो राज्य की भाषा हिंदी या अंग्रेजी ये हमारा बोली जाती है। अंग्रेजी का 15 वर्ष के बाद बंद किया जा सकता था, कुछ राज्यों में बढ़ाया गया, मतलब जब हमारा संविधान आया था तो था कि अंग्रेजी को चाहे तो आप 15 साल बाद बंद करोगे, लेकिन वो रिन्यू होता जाता है। ठीक। तो अब एक बार ना आर्टिकल्स देख लेते हैं सारे, दोबारा से भूल चुके हो गए, हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े हैं, तो एक बार यहाँ पे सारे कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक जगह आर्टिकल सारे देखते चलते हैं। 168 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य के विधानमंडल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स के बारे में बात करता है। 169 आपका बात करता है विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन। ये आर्टिकल पूछा जाता है कि विधान परिषद बनाई जा सकती है, खत्म की जा सकती है। ये आर्टिकल 171 में, सॉरी 169 में देखने को मिल जाएगा। 169, 169। 170 से 171 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ असेंबली एंड काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की संरचना। ठीक। 172 में कार्यकाल देखने को मिलेगा। 173 में आपकी योग्यताएं क्या हैं ये देखने को मिलेगी, ये दोनों के बारे में। 174 में आपका शस्त्र हो गए, संदेश हो गए, विशेष भाषण हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। 177 में आपका मंत्री एडवोकेट जनरल का अधिकार है, जो हमारा, जब हमने एडवोकेट जनरल देखा था, ठीक है, वो देखने को मिल जाता है। 178 से 180 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव और उनकी क्या क्या कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। 181 की वही बात करें तो निष्कासन प्रस्ताव के समय अध्यक्ष ना बैठे, कि जब उनके खिलाफ प्रस्ताव आया कि इनको हटाया जाएगा तो उसमें वो अध्यक्षता नहीं करेंगे उस सदन की। ठीक है। 182 से 85 में सभापति उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। 186 87 में वेतन और सचिवालय देखने को मिलेगा, किसको कितना वेतन मिलेगा। 88 से 92 शपथ, मतदान और योग्यता के बारे में बात होती है। 193 से 95 दंड भत्ते यानी कि पेनल्टीज और हमारी क्या, अलाउंसेस। 196 से 206 में आपका जो बिल की प्रक्रिया, बिल को जो पास किया जाता है वो 196 से 201 के अंदर उसके प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 202 से 207 क्या, वित्तीय प्रक्रिया यानी कि फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलेंगे। 208 से 212 क्या, आपके कार्य नियम, भाषा हो गए, न्यायिक हस्तक्षेप निषेध। एंड 213 हमारे राज्यपाल की जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंसेस लाने की आपकी जो पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा राज्य खत्म हो जाता है। अब जो हमारे जो कार्य प्रणाली थी उस पर बेस्ड जो भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम एक बार उसको डिस्कस करेंगे, और इस क्लास के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक की को डैश की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो मैंने बताया था कि जैसे हमारे राज्यपाल साहब होते हैं, आपके गवर्नर जो हैं, उनकी पहले पूर्व अनुमति ली जाएगी, उसके बाद ही आपका धन विधेयक आएगा। ठीक है।
अगला है समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है हमारे किसके पास, जो आपके एक सेकेंड प्रोरोगे और हमारा क्या है स्टेट लेजिस्लेटर टाइम टू टाइम विधान में किसी भी सत्रावासन करने की, तो ये राज्यपाल के पास है। ठीक है, किसके पास? गवर्नर के पास ये शक्ति आपकी देखने को मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में विनियोग विधेयक का उल्लेख है? किस लेजिस्लेचर में किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 204 जो है ना उसमें आपका ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 204 में हमारा एप्रोप्रिएशन बिल, ये हमने बात नहीं करी थी, उसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और एज ऑल यू नो कि हम आपकी शिवास की बुक के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी के पास किताब होगी, और नहीं है तो प्लीज़ जाके एक बार परचेज़ कर लीजिएगा। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, जस्ट 329 में आपको देखने को मिल जाती है, और टाइम टाइम पे ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप। फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों पर ही ये किताब अवेलेबल है। आप कहीं भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किताब आप तक पहुँच जाएगी। ठीक, एंड मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो हमारे इनिशिएटिव है लेक्चर्स है काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और साथ ही जो जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एआर पब्लिकेशन का ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे वीडियो के नोटिफिकेशन लिंक्स यहाँ पड़ जाते हैं। साथ ही और भी इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन रहती है आपको देनी, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स तो पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो बिल्कुल बताइए, मतलब एक बार एक्सप्रेस करिए, क्योंकि आपके जो अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं उनको देख के जब मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। जैसे अभी एक सब्जेक्ट है और आपके लिए 2-3 सब्जेक्ट लाए जाएंगे टाइम टू टाइम, और चीज़ें आगे भी प्रोसीड की जाएंगी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सपोर्ट का होना। तो मुझे उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे। लेक्चर कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, साथ ही लाइक करिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, हर वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आज के हमारे जो क्लास थी उसमें बस इतना ही था। अगली क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद।